हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। देखिए, इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। आई थिंक आज ये टॉपिक भी लास्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा जीव जगत की परिभाषा देख ली थी और जीव किसे कहते हैं और जीव जीव के साधारण नाम क्या हैं और वैज्ञानिक नाम क्या हैं और जीव जगत का वर्गीकरण कैसे करते हैं, समवर्ग की क्या है टैक्सोनॉमी और टैक्सोन क्या है, और कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम भी आपने देखे। तो ये सब आपने देखे हैं कि इतनी चीज़ों को आपने जो है जान लिया है। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि इन टैक्सोनॉमी का अध्ययन हम कि कौन कौन से माध्यम से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो इनका अध्ययन हम किस किस विधि से कर सकते हैं। जैसे हर्बेरियम है, हर्बेरियम को कैसे हम डिफाइन करते हैं। नेशनल पार्क्स हैं, इनमें जा कर के हम कैसे अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का, पादपों के बारे में कैसे हम जानकारी जुटाएंगे। तो विभिन्न ऐसे रिसोर्सेस हैं, ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम जीव जगत का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे। हर्बेरियम की डेफिनेशन क्या होती है। पादपों को, जो पौधे हैं, उनको हम सुखा करके, कागज़ के मोटे शीट्स में सुखा करके या फिर पत्थरों में दबा करके संरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है, हर्बेरियम कहलाती। जहाँ पे हर्बेरियम को जिस सीट में हर्बेरियम को रखा जाता है उससे क्या बोलते हैं, जिस संग्रहालय में, जिस जगह पर सुरक्षित करके रखा जाता है उसको बोलते हैं प्लांट म्यूजियम या फिर पादप संग्रहालय या हर्बेरियम म्यूजियम या हर्बेरियम संग्रहालय भी इसको कहा जाता है। अब हर्बेरियम का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तुलसी का पौधा है, सबके घरों में ईजिली अवेलेबल होता है उसको आप जो है तुलसी के पौधे को सुखा करके अच्छे से उसकी कटिंग करके कैंची की सहायता से कटिंग कर लीजिए। उसके पश्चात उसको A4 शीट में, वैसे तो हर्बेरियम शीट्स आती हैं, लेकिन अगर हर्बेरियम शीट्स अवेलेबल नहीं है तो A4 शीट जो होती है नॉर्मल, उसमें चिपका करके उसके कुल का नाम, कौन से कुल का है, ओस्मियम सेंटम, उसके जाति का नाम लिख लिया, ठीक है। ओस्मियम सेंटम तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो उसको चिपका करके उसके बारे में डिटेल में लिख करके जो है हम हर्बेरियम शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर अगर बात करते हैं, प्लांट म्यूजियम, बड़े बड़े संग्रहालय में अगर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर्बेरियम के बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े संग्रहालय होते हैं। उन संग्रहालयों में हर्बेरियम कैसे रखा जाए, तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने घर में इसका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट म्यूजियम में जाते हैं, हर्बेरियम म्यूजियम में, तो सबसे पहले हर्बेरियम निर्माण के लिए हमें कुछ हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जैसे खुरपी। पहले तो स्थान विशेष का चयन करना है कि कहाँ क्षेत्र का भ्रमण करना है, उसकी जलवायु पर डिपेंड करता है कि कौन सी जलवायु पर हमने हर्बेरियम का निर्माण करना है। देन उसके जड़ सहित खुरपी की सहायता से उसको निकाल करके उसके पश्चात जो है उसको सुखा करके, और सुखाने के बाद उसको A4 शीट्स में हर्बेरियम शीट्स में उसको जो है अटैच कर दिया जाए, चिपका दिया जाए। देन जो है अगर कि देन उसको प्रिजर्वेटिव रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है जो उसको प्रिजर्व करता है, मतलब कि सूखने या मॉइस्चर से उसकी रक्षा करता है, और अल्कोहल भी इसमें हम मिश्रण करते हैं। देन इसको हम क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। उसके पश्चात इसको जो है हर्बेरियम में उसके कुल का, जाति का नाम लिख दिया जाता है, और देन इसको प्लांट म्यूजियम में अटैच कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर्बेरियम का निर्माण होता है। तो हर्बेरियम का निर्माण करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा हमें कोई भी प्लांट है या एनिमल है, प्लांट ही ज़्यादा होता है,
प्लांट के केसेस में हमें उसके टैक्सोनॉमी, उसके वर्गीकरण में हमें सहायता मिलती है कि किस जाति का है, किस कुल का है, हमें समझने में क्या होता है, आसानी होती है। आप उत्तराखंड में भी बहुत सारी प्लांट म्यूजियम हैं, अनेक कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में म्यूजियम रहते हैं, संग्रहालय, उनमें आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। दूसरे वर्गीकी रिसोर्स की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख आते हैं बॉटेनिकल गार्डन, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, वानस्पतिक उद्यान। आपने बहुत जगह उद्यान देखा होंगे जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स और पेड़ पौधे आदि मतलब बगीचे टाइप के बने होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स। बॉटेनिकल गार्डन वह उद्यान जहाँ पौधों को संरक्षित किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, वानस्पतिक उद्यान। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये हमें शोध, रिसर्च किसी को करना है तो डिफरेंट वैरायटी के वहाँ पर फ्लावर्स होते हैं, तो यू कैन रिसर्च देम एंड उसके पश्चात आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट किस फैमिली का है, किस किंगडम का है, कौन से जगत का है, कौन से संघ का है, कौन से वर्ग का है, कौन से ऑर्डर का है, कौन सी फैमिली का है, और इसका जीनस क्या है, इसकी स्पीसीज़ क्या है। तो आप इनके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। कुछ बॉटेनिकल गार्डन्स के नाम हैं, जैसे राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में है, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन हमारा जो लखनऊ है वहाँ पे पाया जाता है। भारतीय वानस्पतिक उद्यान शिवपुर, हावड़ा कोलकाता में है, बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर में। और लॉयड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग में है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, ब्रिटेन में। तो बहुत सारे और भी गार्डन्स हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स। वर्गीकी को समझने के लिए, टैक्सोनॉमी को समझने के लिए तीसरी सहायता हम लेते हैं संग्रहालय से। संग्रहालय मीन्स म्यूजियम। अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय और इनमें जो होते हैं शोध कार्यों को करने के लिए और टैक्सोनॉमी को और अधिक विस्तृत जानने के लिए संग्रहालय की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के प्राणी संग्रहालय और पादप संग्रहालय मिलते हैं। इन संग्रहालयों का जो विशेषतः अध्ययन हम शोध कार्यों के लिए ही या फिर किसी नए प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। इन जो संग्रहालय हैं इनमें विशेषतः जो होते हैं प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। जो नमूने होते हैं उनमें हम परिरक्षित प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, जैसे फार्मेल्डिहाइड। तो ऐसे एक जार बना करके जार के अंदर इनको हम सेव रखते हैं। अगर प्लांट और उसकी बात करते हैं हम, अब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम जंतु और पादप की बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड म्यूजियम में चले जाएं या पर्यावरण से रिलेटेड म्यूजियम में चले जाएं, तो पुराने जितने आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराने जितने भी कुछ भी जो अवशेष हैं उनको हम संग्रहालयों में देख सकते हैं। तो संग्रहालय का यूज हम रिसर्चेज और इनमें किया जाता है। और जो जीव विज्ञान में जो है मनुष्यों के कंकालों को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि हम जो है कंकाल तंत्र का जो स्केलेटन है उसका अच्छे से प्रयोग कर सकें, उसके बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पैरामेडिकल जो MBBS करते हैं तो ये स्केलेटन के थ्रू ही वे प्रोजेक्ट पढ़ाते हैं इस म्यूज़ियम में, संग्रहालयों में। तो ये संग्रहालय जो होता है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है वर्गीकी को जानने में, टैक्सोनॉमी को जानने में। चौथे रिसोर्सेस की बात करते हैं जो हमें टैक्सोनॉमी में हेल्पफुल होता है, वो है प्राणी वन या फिर जूलॉजिकल पार्क्स, जिसे हम चिड़ियाघर भी बोलते हैं। तो ऐसा वासस्थान जहाँ वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर हैं, वन्य जो जीव हैं, उनको कृत्रिम रूप में सुरक्षित करके उनको कृत्रिम आवास में रखने की जहाँ व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क या फिर प्राणी उपवन उसे कहा जाता है। आपने देखा होगा
कि जब बहुत ज़्यादा आतंक हो जाता है बंदरों का इनका, तो इनको पकड़ करके पिंजरों में भर करके चिड़ियाघरों में डाल दिया जाता है। वहाँ इनको जो है एक जो घर बनाया जाता है उसके अंदर इनको डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, तो ऐसे बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, पार्क, नेशनल पार्क हैं जो हमें क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं। हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको, जिम कॉर्बेट ने इसकी स्थापना करी थी, आपको पता होगा। उसके पश्चात और भी हैं, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है और गोविंद पशु नेशनल पार्क, पशु विहार नेशनल पार्क करके है, उत्तरकाशी में है राजा जी नेशनल गंगोत्री पार्क। और इस प्रकार से नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे पार्क्स हैं, 6 पार्क्स करीबन हैं नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क हमें क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी को कैसे हेल्पफुल करते हैं कि जहाँ पे जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कोई टाइगर है, वो टाइगर को रखा जाता है, उसका वहाँ पे उसका एक नमूना रखा जाएगा। उस नमूने में उसकी फैमिली, उसका जीनस, उसका स्पीसीज सब लिखा रहेगा। तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, उसके जाति को जानने में हेल्प मिलती है। तो जो ये नेशनल पार्क होते हैं ये हमें किस में हेल्प करते हैं, टैक्सोनॉमी को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अन्य साधन है वह है कुंजी और चाबी, जिसको हम की बोलते हैं। इस की में क्या होता है, टैक्सोनॉमी के कुछ क्रम होते हैं, जैसे वर्गीकी के आपने कुछ पदानुक्रम पढ़े थे, जैसे जाति, वंश, जाति, वंश, कुल, वर्ग, गण, संघ, जगत। तो इस प्रकार के ये एक विपर्यासी जोड़े में होते हैं। इन जोड़ों में क्या होते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। और ये क्या होते हैं, एक ये लक्षण जोड़े में होते हैं, एक मान्य होता है, दूसरा क्या होता है, अमान्य होता है। यानी चूज करना पड़ता है, इसमें ऑप्शनल होते हैं। 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, एक मान्य और एक होता है अमान्य। तो एक को हमको क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, एक को चूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक क्रम जो है इसका हमें समझने में, टैक्सोनॉमी को समझने में, वर्गीकरण को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से अन्य जो है कुछ अन्य साधन भी हैं, जैसे आपका मैनुअल्स क्या काम करते हैं, इनमें प्रत्येक कोई संवर्ग होगा, कोई जैसे मान लो प्लांट को ले लेता हूँ मैं, गुलाब। तो गुलाब के बारे में पूरी डिटेल दी होगी, उस गुलाब को समझने में एक मैनुअल बनाया होगा, एक पत्रिका जैसी बनाई होगी, उसमें उसका पूरा डिटेल दिया होगा। ऐसे ही बहुत सारी मैनुअल्स आपने देखे होंगे, प्रोफेसर्स और ये रिसर्चर्स हर प्रत्येक पर ईयर निकालते रहते हैं। तो ऐसे मैनुअल्स हमें पढ़ने के लिए रिसोर्सेज ये लाइब्रेरी में या बड़े बड़े पुस्तकालयों में, यूनिवर्सिटीज़ के पुस्तकालयों में हमें प्राप्त होता है। देन एक तो मैनुअल्स हो गया साधन में, दूसरा आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनो मीन्स 1, एक संवर्ग ले लेंगे हम। एक संवर्ग मतलब संवर्ग के पदानुक्रम आपको पता है, जैसे जाति, कुल, हर चीज़, मतलब जीव की प्रथम सबसे उच्च निम्न जाति क्या है, निम्न वर्गीकरण की सबसे निम्न इकाई क्या है, जाति है। तो जाति को ऐसे करके हम ले लेते हैं उच्च वर्ग तक, जगत तक हम इसको जाते रहते हैं। तो पूरा डिटेल दे देगा, उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ। यानी कि एक वर्गीकी का पूरी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। यानी एक संवर्ग का जो टैक्सॉन बोलते हैं इसको हम, एक टैक्सॉन का पूरी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। देन एक अन्य साधन है फ्लोरा और फोना। क्या होता है, फ्लोरा कोई प्लांट है, पादपों की विस्तृत जानकारी को क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। और फोना किसी प्राणी का, एनिमल, जो एनिमल होता है उसको फोना बोलते हैं, और जो पादप होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। तो किसी एक विकसित पादप की विशेष जानकारी प्राप्त करना किस में आता है, फ्लोरा में आता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा यहीं पर क्लियर हो जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे तो आई थिंक नहीं लगता कि कुछ है। अब समझने की बात है, आप किस वे में इसको समझे होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ लीजिएगा। और कुछ मैं यहाँ पे आपको अभ्यास प्रश्न दूंगा, उस अभ्यास प्रश्न को अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो आई होप यू विल इट बेटर अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे टॉपिक को, ठीक है। तो इस अभ्यास प्रश्न को आप करिए।
अभ्यास प्रश्न में दिए हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्या है आपको बताना है। जाति है, वंश है, गण है, जगत है। नेक्स्ट, वर्गीकरण में सर्वोच्च संवर्ग है। सबसे उच्च संवर्ग कौन सा है। जाति है, प्रभाग, संघ और जगत। देन आम का वैज्ञानिक नाम है सोरेनम ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकॉन, मैंगिफेरा इंडिका, पिटूनिया इंडिका। तो यू विल सेलेक्ट इट। व्हाट इज़ द राइट आंसर। हाँ, द्विनाम पद्धति में कौन से दो नाम होते हैं। कुलवंश, वंश व जाति, गण व कुल, जाति व उपजाति। तो यू विल सेलेक्ट इट। निम्न को सुमेलित करना। आपने दो मैचिंग पॉइंट दिए हैं। इन मैचिंग पॉइंट्स में जो आपको करेक्ट लगता है उसको आपने चूज करना है। जैसे सोलेनेसी, सोलेनेसी क्या है। जगत है, जाति है, जगत है, गण है, कुल है, वंश है। इनमें से आपको एक चूज करना है। होमो क्या है। मिलेंजिना, पादप, कार्निवोरा। तो जो उचित है उसको आप टिक कर लीजिए। ऑप्शन आपको दिए हैं। पहले का फर्स्ट का आपको जो लगता है फर्स्ट लगता है तो यू विल सेलेक्ट इट। सेकंड का सेकंड लगता है तो अगर आपको फर्स्ट का पांचवा लगता है तो आप इसको इस वाले को टिक कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट का चौथा लगता है, फर्स्ट का चौथा कुल लगता है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं थर्ड में। अगर आपको फर्स्ट का फर्स्ट लगता है, सोलेनेसी जाति लगती है, तो आप इसको कोई भी एक आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आधुनिक मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो इरेक्टस, होमो हेविलस, होमो सेपियंस, होमो हेविलस। तो ये मैंने आपको बताया भी था पहले। अगर आपने मेरे ध्यान से सुना होगा लेक्चर को तो यू विल फाइंड आउट इट। जाति को वर्गीकरण की इकाई के रूप में किसने सर्वप्रथम उपयोग किया था। लीनियस ने, डी कोडेले ने, हक्सले ने, जॉन ने। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो आप इसको 1 सेकंड नहीं लगाओगे बनाने में। वर्ग की पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर जाने पर समान लक्षणों की संख्या क्या होती है। घटती है, बढ़ती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है या समान रहती है। जब हम जाति से, आपको पता है हम जब जाति सबसे छोटी इकाई जाति से अगर हम किस में जाते हैं, जाति से किस में जाते हैं, वंश, फिर देन कुल, फिर वर्ग, इस प्रकार से जगत। तो आपको ये बताना है कि ऊपर को हम जब जा रहे हैं संवर्ग से उच्चता की ओर तो घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर घटती बढ़ती कुछ भी नहीं है। जो आपको सही लगे तो यू विल सेलेक्ट इट। थैंक यू वेरी मच।